कि हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। क्या ये ऐलान खुद इमरान खान साहब के वज़रा की जानिब से सामने नहीं आया था? जी बिल्कुल आया था। तो अब फी यूनिट 3 रुपए का हलाल इजाफा फरमा दिया गया है, क्योंकि पिछली अदवार में जितने इजाफे थे वो सब हराम हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त वज़ीर आज़म ना इमरान खान था, ना ही वज़ीर ख़जाना ये थे, ना ही कोई और वज़ीर जो है वो पिछली हुकूमत में था। आवाम के लिए लेकिन मसीहा की नसीहत वही है कि आपने घबराना नहीं है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। इदारे शुमारियात ने गिरानी की तस्दीक करते हुए बता दिया है कि महंगाई की शरह इस हफ्ते 13.31% तक बढ़ गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे इस पाकिस्तान में कोई थरथरी मच जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी, वज़ीर आज़म नोटिस ले लेंगे, तो ख्याल आपका बिल्कुल गलत है। किसी अच्छे से दिमागी डॉक्टर से रुजू कीजिए, इसलिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हफ्तावारी छुट्टियों पर नथिया गली गए हैं। हो गया काम। 2 दिन के बाद आप जाने और आवाम जाने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन नाइट शूट में। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रही है कंस्ट्रक्शन माफिया पे। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि पाकिस्तान में आज भी माफिया राज है। माफिया राज कैसे? मतलब 4-5 लोग मिलके पूरी मार्केट कंट्रोल करते हैं कि क्या रेट रहेगा, क्या डिमांड, क्या सप्लाई, सब कुछ। और उन पे कोई हाथ भी नहीं डाल सकता, क्योंकि वे खुद पार्लियामेंट का हिस्सा है और सरकार को फंडिंग भी करते हैं। पाकिस्तान में बिल्डिंग बनाने वाले पे केस नहीं है, पर जो बिल्डिंग खरीदता है उस पे केस जरूर होता है। ये वो देश है जहाँ पोलियो पिलाने पे भी करप्शन हो जाता है, इसलिए आज तक पाकिस्तान पोलियो मुक्त नहीं हुआ। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए हम ऐसी न्यू अपडेट्स लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। बिल्डर माफिया एक से एक पैंतरा चलेगी और बिल्कुल जिस तरह से मैंने प्रिडिक्ट किया था वही सब कुछ होता चला जा रहा है। बिल्डर माफिया की भागदौड़ रंग लाई है। बिलावल साहब के बाद वायसराय सिंध भी फुर्तियां दिखलाते नजर आए हैं। नस्ला टावर को रेगुलराइज कराने का इंदिया दिया है और कवर कितना खूबसूरत है, आड़ कितनी खूबसूरत ली गई है कि हम चाहते हैं कि सरमायाकारी का तहफ्फुज हो। अब इस पे आप गला फाड़ के हा 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 ही कहेंगे। शहर का सत्यानाश हो चुका, शहर में गाड़ी चलाने के लिए सड़क मुयस्सर नहीं है। वायसराय सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने एक के बाद दूसरा मंसूबा गिनवाते हैं। आज सुबह जब मैं कुछ पढ़ने की अदाकारी फरमा रहा था तो मुझे एक टेलीफोन आया, बताया कि भाई वो आपकी DSNG भी आई हुई है और वायसराय सिंध भी दौरा फरमा रहे हैं। उसके बाद जो मैंने कहा मैं यहां नहीं कह सकता, आप समझ लीजिए मैंने क्या कहा होगा। वायसराय सिंध के आने की वजह से जो फुर्तियां हो रही हैं, मैं हैरान हूं कि वायसराय की गाड़ी जब मेरे इलाके में आई होगी, वहां तो घोड़ा चलता है, वहां तो गाड़ी चलती ही नहीं है। फिर भी बेहिसी गई आलम है कि उनको पता नहीं चला। वो आ करके तकरीर दे करके बयानबाजी करके और चले भी गए। वर्ल्ड बैंक का एक मंसूबा था, एक पुल का इफ्तिताह था, वो करके और मेरे सरकार खरामा खरामा चल दिए। तो क्या उनको एक दफा भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि भाई ये मेरी गाड़ी इतना फुदक क्यों रही है? सरमायाकारी का तहफ्फुज करूंगा, तुम लोग जाओ जहन्नम में। कोरोना नहीं होने दूंगा, कुत्ते के काटे का तुम जानो भाई। तरकीब नंबर 313 के जरिए बिल्डर माफिया को, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को और दरहकीकत अपने मफादात को कितनी खूबसूरती से तहफ्फुज दे गए। गरीब का कारोबार उजाड़ दो, गरीब के पेट पे लात मार दो। गरीब तो पैदा ही मरने के लिए होता है। इमरान खान का अगर बनी गाला रेगुलराइज नहीं हुआ तो फिर सोच लेना। देखिए आरफिन साहब, एक चीज़ माननी चाहिए कि इस वक्त कोरोना है, इस वक्त चल रहा है सारी दुनिया में। आज यूरोप सारा लॉकडाउन के लिए जा रहा है, आपका बांग्लादेश लॉकडाउन में चला गया है, हिंदुस्तान में ठीक ठाक अमवात हो चुकी हैं, कहीं भी सारी दुनिया में सबका खैर हो। पर ये अजीब मुल्क है जो कह रहे हैं कि कोरोना भी कंट्रोल में है, तरक्की भी हम कर रहे हैं, रोज़गार भी हम दे रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, और 5 से 6% हम जो है GDP करेंगे। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रही है कि माइनस में आ रहा है। और वर्ल्ड बैंक को क्या पता। अच्छा सर, आपने अभी मेरी मालूमात पे इजाफा किया कि 6 लाख नौकरियों को इजाफा हुआ है, विच इज़ वेरी ग्रेट। ये बहुत खुशाइंद है, यकीनन इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। मोहल्ले की दुकान से आधा किलो मिठाई मेरी तरफ से ख़रीद के और आप गरीब बच्चों में बांटिएगा। लेकिन पूछना ये था कि वो जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे 22 लाख नौकरियों के, जो खैर से आपकी हुकूमत और फिर ऊपर से एक और नई मुसीबत यानी कोरोना आने के बाद हम गंवा बैठे थे, इसका एतराफ़ सदर मुअज़्ज़म कर चुके हैं। काइंडली तरदीद में मत उलझाइएगा सर। उन 22 लाख नौकरियों में से ये 6 लाख रुपए नौकरियों की रिकवरी हुई, तो अब ये मकाम फ़िक्र है
या ये बिल्कुल जिसको कहते हैं इतनी ही इत्मीनान की बात है जिसका आपने तज़किरा फरमाया? और दूसरी बात, आपने कहा कि नौकरियां मिल रही हैं, फ़ज़ा हमवार हो रही है, दिस दैट। सर नौकरियां तो सिर्फ लोगों को मिल रही हैं और उनको भी डायरेक्ट वजीर लगाया जा रहा है, वजीर, सफ़ीर या मुशीर। किसी आम आदमी को नौकरी मिलते हुए सर देखा नहीं। काइंडली रहनुमाई कीजिएगा। अली परवेज़ मलिक साहब, सर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद जो दूसरी तरफ नस्ला टावर को रेगुलराइज करने का इंदिया है, सर थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा ताकि हम ज़रा सा ये वजाहत कर पाएँ अपने नाजरीन के सामने कि कानून का निफाज एक बिल्डर के ऊपर भी हो सकता है या सिर्फ हम कानून के दायरे में एक गरीब, एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लासियों को लेकर के आने की तमन्ना ही है? देखें आरफीन साहब, मुझे आप क्योंकि पिछले जब मैं बात कर रहा था पिछले सेगमेंट में आपको ब्रेक पे जाना पड़ा, तो मुझे ये मालूम नहीं है कि वो बात कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। मैं एक मिनट आपसे लेते हुए, आपने जो मेरे से सवाल किया था वो ये था कि चीज़ें महंगी क्यों हो रही हैं अगर इतने अच्छे हालात हैं। तो उसका जो बुनियादी नुक्ता मैं पेश करना चाह रहा था वो ये है कि क्योंकि ये एक ATM नवाज हुकूमत है जिसके अंदर इनके खर्चे कोई और उठाता है, फिर इनको फ़र्क फैसले करके उनको नवाजना पड़ता है ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकें। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से आज चीनी 110 रुपए किलो है। मुझे बताएं, इनकी जो शुगर कमीशन रिपोर्ट है उसके अंदर क्या ये नहीं लिखा हुआ कि 40% जो मार्केट है वो जहांगीर खान तरीन, हुमायूं अख्तर और खुसरो बख्तियार की है? तो वो किस पार्टी के साथ वाबस्ता है, वो किसकी काबीना के अंदर बैठते हैं? मैं यहां पे बात छोड़ देता हूं। देखें, अब उसके बाद इन्होंने कहा कि जी काबीना के अंदर अगर इससे ज्यादा 3 गुना भी वजीर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा वो हामिद मीर साहब का इंटरव्यू 1 सेकंड के लिए याद कर लें जिसमें इमरान खान साहब ने हमें बताया था 18 नहीं, 20 नहीं, 17 लोगों की काबीना होगी और उसके जरिए इस मुल्क को चलाया जाएगा। कि नहीं हुआ, उसके ऊपर ये जवाब नहीं देंगे गोल गोल अपनी बिल्डिंग कितनी अच्छी हो गई है, अपने कारीगर को क्या और ये नवाजने, ये इससे आगे नहीं देख सकते क्योंकि इनके ना लीडर के अंदर ये सलाहियत है कि वो अपनी नाक से आगे देख सके, ना ये देख सकेंगे। अब आपने बताया कि यहां पे क्या कानून का निफास एक आम आदमी और एक बिल्डर पे एक ही तरह होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मुझे बताएं, आज तक आपने कोई ये होते हुए देखा है? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि यहां पे वो दवाइयां महंगी होने की रिपोर्ट आई, जफर मिर्जा के ऊपर इन्होंने खुद इल्जाम लगाया कि उसने मास्क एक्सपोर्ट कर दिए हैं। वो क्या बाबर बिन अता जिसके ऊपर पोलियो की रिपोर्ट आई, बाहर से कंप्लेंट हुई कि भाई ये तो हमसे पैसे मांगता रहा। मुझे बताएं किसको इन्होंने करार वाकई सजा दी है, किसको इन्होंने मिसाल बनाया है कि चीजें बेहतर होना शुरू हो रही हैं? ये तो उसके बजाय अपना कभी गाला रेगुलराइज कराते हैं। अब ये जिस टावर की तरफ आप इशारा करें, मैं कह रहा हूं इस तरह के 15 और टावर निकलेंगे जब FIA का ध्यान यहां पे अपने सियासी मुखालफीन की जुबानबंदी से हटा के इस हुकूमत की कारकर्दगी और इस हुकूमत की चोरी जो पिछले 3 साल में हुई है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास अनकरीब सामने आ जाएंगी। ओके सर, थैंक यू। अभी इख्तिसार के साथ फरमाया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कि बिल्डर को भी सज़ा मिलनी चाहिए। सर आपको लगता है कि वो बिल्डर जो कभी खसारे में नहीं रहता, एक बिल्डर ने मुझे कहा था कि जहन्नम का पेट और बिल्डर का जो हिर्स और हवस है वो कभी ख़त्म नहीं होती। सर ये बिल्डर माफिया अपने एक साथी, अपने एक खिलाड़ी को कभी हारने देगी? ये जो अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद दगवा देती है, ये जो सदर मुअज़्ज़म को बैठ करके और मामला वन साइडेड पेश करके और अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी करवा देती है, आपको लगता है कि ये दीवाने का ख्वाब कभी पूरा हो सकता है, किसी बिल्डर को सज़ा होना? देखें आरफीन साहब, मैं सबसे पहले एक वजाहत कर दूं कि मैं उनमें से नहीं हूं जो एक दिन कहता है कि मैं अपनी MNA-शिप से इस्तीफ़ा दे रहा हूं और दूसरे दिन कहता है मैंने उसको वापस ले लिया। मैंने जो आपके प्रोग्राम पे एक एक फैक्ट प्रोवाइड किया है मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इन्होंने पता नहीं फिर एक दफ़ा कोई अपना कच्चा हिसाब बना के बता दिया कि यहाँ पे दूध और शहद की कितनी नहरें बह रही हैं। मैं आपसे आज भी वही रिपीट कर रहा हूँ कि 3 साल के अंदर इनकी जो ग्रोथ है वो 2% से कम है कि नहीं है, और अगर वो कम है तो मुझे बता दें कि क्या 50 लाख लोग यहां पे बेरोजगार और ज्यादा हुए हैं कि नहीं हुए हैं? ये मेरा सवाल था जिसको ये उठा के फिर पता नहीं किसी गोरख धंधे के पीछे ले जाके इन्होंने छुपा दिया। अब आपने ये यहां पे कहा कि क्या बिल्डरों को जो यहां पे आम आदमी के पैसे लेके अपनी यहां पे बड़े बड़े महलात बनाते हैं और उनके साथ दगाबाजी करते हैं, उनको क्या सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैंने आपको कह रहा हूं बिल्कुल नहीं मिलेगी। मुझे इस केस के बारे में तो चाहे ना मालूम हो क्योंकि मैं लाहौर में बैठा हूं, पर
इनकी जो बुनियादी सोच और तरजीह है वो ये है कि इन्होंने उन लोगों को जो इनके खर्चे उठाते हैं उनको नवाजना है, तो ये उसके अंदर किस तरह से उनको सजा दे सकते हैं? इन्होंने क्या चीनी वाले को दे दी, इन्होंने क्या आटे वाले को दे दी, इन्होंने क्या दवाई वाले को दे दी, इन्होंने क्या यहाँ पे जो पोलियो के पैसे लेके चला गया उसको दे दी? क्या इनके जो यहाँ पे बाकी के वजीरात के ऊपर इल्जामात लगे, वो पिंडी रिंग रोड वाले कहां पे गए? जुल्फी बुखारी साहब, वो सरवर साहब, मुझे बताएं मैं कहां से शुरू हूं और कहां पे खत्म हूं? यहां पे जब मुल्क के अंदर वबा की सूरत हाल है, कराची के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली मुहैया नहीं है, तो सदर साहब अपने हल्के में नहीं जा सकते, बिल्डरों के साथ एक बंद कमरे के अंदर मीटिंग कर सकते हैं? तो आपको इसके अंदर अपना जवाब खुद ब खुद ही मिल जाना चाहिए कि इनकी क्या तरजीहात है। मैं इसके आगे आपको क्या बताऊं? राइट।